उषा के 5 बेटे थे, जिसमें से उसके 3 बेटों की शादी हो गई थी। उसकी तीनों बहू कविता, रीता और कीर्ति एक अच्छे घराने से थी। उसकी तीनों ही बहू काफी अमीर थी और इसी बात का घमंड उषा को था। ऐसे ही एक दिन उषा की एक पड़ोसन उसके घर आती है। अरे उषा बहन, मैंने सुना था कि तुम्हारी तीनों बहू अभी मायके गई थी। तुम्हारी तो तीनों बहुएं बहुत अमीर है। इस बार क्या लाई है मायके से तुम्हारे लिए? हाँ, मेरी छोड़ो बहन, मेरी तो तीनों बहुएं हर साल मायके से कुछ न कुछ महंगी चीजें लेकर आती हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी गरीब बहुएं अपने मायके से क्या लेकर आई? वो भी तो मायके गई थी ना। उषा बहन, तुम्हें अपनी तीनों अमीर बहुओं पर बहुत घमंड है, पर मुझे तो अपनी गरीब बहू पर भी घमंड है। क्योंकि गरीब होने के बाद भी मेरी बहू जब भी मायके से आती है तो पूरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती है। वो केवल अपना नहीं सोचती। पर तुम्हारी तीनों बहुओं के पास पैसा होने के बाद भी वो तीनों केवल अपने अपने पतियों के बारे में सोचती है। तुम्हारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। अपने पड़ोसन की बात सुनकर उषा को उससे जलन होने लगती है। अब उषा कभी भी बाहर निकलती तो वे दूसरों की बहू को देखती। उसके मोहल्ले में बहुत सी ऐसी बहू थी जो गरीब परिवार से थी, पर वो गरीब होने के बाद भी अपने परिवार वाले और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है, उनका मान सम्मान करती है। पर उषा की तीनों बहू अमीर होने के बाद भी उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती और बस अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहती है। सही बोलती हैं मेरी सारी पड़ोसन। भले ही तीनों बहुएं अमीर हैं मेरी, पर उनके माँ बाप ने उन्हें कोई संस्कार नहीं दिए। मैं भी इन अमीर बहुओं का घमंड तो तोड़ कर ही रहूंगी। मेरे अभी 2 और बेटे कुंवारे बैठे हैं। इस बार मैं अपने घर में गरीब बहू लेकर आऊंगी और इन तीनों को दिखाऊंगी। जब इनका घमंड टूटेगा ना, तब इन्हें पता चलेगा। अब क्या था, अब उषा बिना कोई देरी करे अपने दोनों बेटे रंजीत और कमल की शादी नीलम और पीहू नाम की लड़की से करवा देती है। नीलम और पीहू एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो दहेज में कुछ नहीं लेकर आ पाती। पर जब उषा अपनी दोनों गरीब बहू का गृह प्रवेश करा रही होती है तो रीता अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए उससे कहती है। माँ जी, उनके माँ बाप इतने ज्यादा गरीब हैं क्या कि विदाई में कुछ दे भी नहीं पाए? देखो ना, बाहर एक गाड़ी भी नहीं खड़ी, ऐसे ही खाली हाथ आ गई हैं दोनों। छोड़ो ना दीदी, गरीबों की कहाँ इतनी औकात कि वो दहेज लेकर आ सके। याद है ना हमारे समय पर कैसे हमारे मायको वालों में ट्रक भर भर के दहेज दिया था। इतना सारा सामान था कि घर भी छोटा पड़ गया था। मेरी प्यारी अमीर बहुओं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मुझे सब याद है। तुम्हारे माँ बाप ने ये जो सामान भिजवाया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए उन्होंने एक साड़ी तक नहीं भिजवाई। जबकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि बहू अपने साथ कुछ लाए या ना लाए, लेकिन संस्कार जरूर लाती है। माँ जी, हमारे घर वाले इतने अमीर नहीं थे कि वो दहेज दे पाए, और ये बात उन्होंने शादी के पहले आपको साफ साफ कह दी थी। फिर भी आपने हमारे मायके वालों के लिए सोने के कड़े और कान की बालियां भेजी हैं। अरे मुझे इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हारे मायके वाले को बोल ही दिया था। और तुम ना मेरी ये 2 गरीब बहुओं से कुछ सीखो। भले ही ये लोग कुछ लेकर ना आई हो, लेकिन ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। गरीब होने के बाद भी इनके माँ बाप मुझे सोने के कड़े और कान की बालियां दी हैं। ये सब देखकर उषा की तीनों अमीर बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब नीलम और पीहू की पहली रसोई होती है तब वो दोनों साधारण सा खाना बनाती है और ये सब देखकर कविता एक बार फिर अपनी दोनों देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है। अरे ये क्या बनाया है तुम दोनों ने? हलवा, पूरी, पुलाव, क्या है ये सब? माना कि तुम दोनों गरीब घर से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ससुराल वालों को और इस ससुराल को भी गरीब समझोगे। क्या कविता, किसे समझा रही हो? बेचारी दोनों गरीब घर से आई हैं। इन दोनों को हमारी तरह खाना बनाना नहीं आता होगा। इनके घर वालों ने तो इन्हें रोटी, सब्जी, दाल और चावल बस यही बनाना सिखाया होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रीता। मैं तो भूल ही गई कि ये गरीब होने के साथ साथ गंवार भी हैं। भला इनको तो उन डिश के बारे में पता भी नहीं होगा जो हम इस घर में बनाते हैं। खैर, अगर तुम दोनों का काम धाम खत्म हो गया है तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। माँ जी टेबल पर खाने का इंतजार कर रही हैं। हमें उनके लिए चाइनीज फूड बनाना है। पर दीदी, आज तो हमारी पहली रसोई है, फिर आप दोनों ने खाना क्यों बनाया? और वैसे भी हमने इतना खाना बना लिया है। हमारे हाथों का खाना इतना भी बुरा नहीं है। आप एक बार देसी खाना खाकर तो देखिए। नो थैंक्स, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो।
अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नीलम और पीहू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नीलम और पीहू की तीनों अमीर जेठानी टेबल पर खाना खाने लगती है। टेबल पर हमेशा की तरह चाइनीज डिश देख कर उषा अपनी पांचों बहुओं से कहती है, बहू, ये खाना तुम तीनों ने बनाया है? भूल गई हो क्या तुम तीनों? आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई है। माँ जी नाराज मत होइए, हम दोनों ने खाना बनाया, हम दोनों बस अभी आपका खाना लेकर आते हैं। अब पीहू और नीलम खाना लाकर अपनी सास को देती है। वो अपनी गरीब बहुओं का हाथ का खाना खाकर उन दोनों की खूब तारीफ करती है। ये देखकर उसकी तीनों अमीर बहू अंदर ही अंदर जलने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उषा की 5 बहू एक एक करके अपने मायके जाती है और मायके से वापस आती है। मेरी पांचों बहुएं एक एक करके मायके गई हैं। हर बार की तरह मेरी तीनों अमीर बहुएं मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? कुछ भी नहीं। सारे गिफ्ट्स और सारे तोहफे उनके माँ बाप ने अपने बेटी दामाद को दिया है। बस मेरी 2 गरीब बहुएं जिनके घर से मेरे लिए इतनी प्यारी साड़ी आई है। माँ जी अब मेरे मायके वाले अगर मुझे और आपके बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो क्या पड़ोसियों को देंगे? और वैसे भी आपकी दोनों गरीब बहुएं जो साड़ी लेकर आई हैं, हमारे तोहफे उससे कहीं ज्यादा महंगे हैं, पर फिर भी आपको हमारे महंगे तोहफे पसंद नहीं आए। पसंद तो आपकी अपनी गरीब बहू की साड़ी आई है। हाँ। उषा की तीनों बहू अपनी नाराजगी उषा को दिखाई रही होती है कि एक बार फिर उषा की पड़ोसन उसके घर आती है और इस बार उसे बधाइयाँ देती है। मैंने सुना है इस बार तू गरीब घर की बहू लेकर आई है। मैं ना कहती थी अमीर बहू के सिर्फ चोंचले होते हैं, असली संस्कार और गुण तो गरीब घर की बहुओं में होते हैं। तेरी खुशी देखकर तो मुझे लग रहा है जो खुशियाँ तेरी 3 बहुएं तुझे नहीं दे पाई अमीर वाली, वो खुशी तेरी एक गरीब बहू ने तुझे दे दी है ना? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सही मायने में खुशी महंगे तोहफे में नहीं बल्कि प्यार में होता है। काश यही बात मेरी तीनों अमीर बहुएं समझ पाती। शायद आज तीनों मुझसे नाराजगी ना दिखा रही होती। अपनी सास की बातें सुनकर अब उषा की तीनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती है। जिसके बाद तीनों जेठानी अपनी दोनों देवरानियों को अपना लेती है और फिर कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती और न ही अपनी गरीब देवरानियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। आंचल पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी विजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। आंचल के आने के बाद उनके घर की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आंचल के घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन की बात है। विजय हमेशा की तरह काम पर जाता है, लेकिन शाम को आंचल के पास एक फोन आता है। मैडम, आपके पति का देहांत हो चुका है। आप अपने पति की लाश को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हुआ और कब? मैडम, आपके पति जिस पुल से गुजर रहे थे वो पुल टूट गया, जिसमें आपके पति के साथ और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतना बोलकर पुलिस वाला फोन रख देता है और आंचल ये बात अपनी सास रूबी को बताती है। माँ जी, विजय जी अब नहीं रहे। हमें उनकी लाश को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है और विजय की लाश को पहचानना है। बहू, तू ये क्या बोल रही है? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भगवान करे आपकी बात सच हो माँ जी, पर अभी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब आंचल अपने सास के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो पुलिस वालों से अपने पति की लाश ले लेती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। विजय के जाने के बाद आंचल की घर की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विजय के जाने के सदमे से रूबी की तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगती है। अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब आंचल के सामने एक ही रास्ता था, काम करने का। इसलिए वो काम की तलाश में घर घर जाती है। मैडम, आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम करना जानती हूँ। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप बस मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी है, फिर तू ये नौकरों वाला काम क्यों देख रही है? जिसके बाद आंचल अपनी सारी कहानी उस औरत को बताती है, जिस पर वो औरत उससे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, तुझ पर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू बहुत गरीब भी हो चुकी है,
पर मेरे पास पहले से बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में अब नौकर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। परंतु हाँ, मेरा एक बेटा है, वो अभी 12वीं में है और वो 12वीं पास करने के बाद कलेक्टर बनना चाहता है, परंतु पढ़ाई में बड़ा कमजोर। और इसीलिए मुझे एक ऐसी टीचर की जरूरत है जो मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, ताकि मेरा बच्चा 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अगर तू मेरे बेटे को पढ़ा सकती है तो बोल। मालकिन, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई बच्चा शिक्षित हो सकेगा। मुझे ये नौकरी मंजूर है मालकिन। अब आंचल उस औरत के बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन से उस औरत के बेटे बंटी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है और 1-2 घंटे में घर वापस आ जाती है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाकर आंचल इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि जिससे वो अपना घर चला सके। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा बक्सा मिलता है जिसमें उसकी पुरानी यादें कैद थी, जैसे कि उसके पति के कपड़े, उसके पति की फोटो और उसकी कुछ यूपीएससी की बुक्स। लेकिन जब आंचल की नजर उन बुक्स पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड की पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें हैं तुम्हारे पास, वो भी यूपीएससी की। मेरी कलेक्टर बीवी, जब तुम्हारे पास इतनी सारी बुक रखी हैं तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? विजय बाबू, ऐसे कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं। बस पैसों के चलते मुझे अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परंतु आज जब भी मैं रात को सोती हूँ, मैं खुद को कलेक्टर बना हुआ देखती हूँ और देखती हूँ कि मैं किस तरह से लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रही हूँ। काफी लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। अपने सपने में तुम मुझे नहीं देखती क्या? आखिर मैं भी तो एक कलेक्टर का पति हूँ। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में याद दिला रहा हूँ ताकि तुम अपने सपनों के पास जा सको और उन्हें पूरा कर सको। अब तुम कलेक्टर बनकर रहोगी, मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े। फ्लैशबैक से बाहर। आंचल अपने पुराने ख्यालों में खोई होती है कि तभी वहाँ उसकी सास रूबी आ जाती है और उसके हाथों में यूपीएससी की किताब देख रूबी उससे बोलती है, बहू, तेरे पास अभी भी मौका है। तू पढ़ाई करके अपना और अपने पति का सपना पूरा कर सकती है। तुझे याद है ना कि तू कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने तेरी शादी करवा दी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि तुझे वो यूपीएससी की तैयारी करवा सके। तुझे पता है, जब ये बात विजय को पता चली तो उसने तेरे सपने को अपना सपना बना लिया और वो अकेले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी करने लगा ताकि तुझे कलेक्टर बना सके। पर माँ जी, मैं एक ही बच्ची को ट्यूशन दे रही हूँ और महीने के 4 से 5 हजार ही कमा पाती हूँ। इतने कम पैसों में अपनी पढ़ाई और घर सब कुछ कैसे चला पाऊंगी माँ जी? अरे तो तुझे किसने कहा है कि तू एक बच्चे को पढ़ा? मैं तो कहती हूँ तू उन सभी बच्चों को पढ़ा जो पढ़ना चाहते हैं और उनसे कम फीस लिया कर, ताकि उनका भी भविष्य बने और तेरा भी। आंचल को अब समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब आंचल घर घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन देती है और साथ ही रात को घर आकर अपने आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर देती है। इस तरह से आंचल दिन रात मेहनत करती है और कुछ दिनों बाद आंचल अपना यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाती है और एग्जाम देकर घर आती है। आंचल के घर आते ही रूबी आंचल से बोलती है, बहू, तेरा पेपर कैसा गया? और तू जानती है, जब तू पेपर देने गई थी ना तो तेरे सारे विद्यार्थी यहाँ आए थे तुझे बेस्ट विशेष देने के लिए। पता नहीं माँ जी क्या होगा, पर मैं अपना बेस्ट देकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगी। और मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है बहू। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आंचल का रिजल्ट आ जाता है, वो प्रथम स्थान पर आती है और इस तरह से वो अपने गांव की कलेक्टर बन जाती है। अब कलेक्टर बनने के बाद आंचल सबसे पहले अपने स्वर्गवासी पति के नाम से एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल खुलवाती है, जहां पर बिल्कुल मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर सके। रानी रात को पानी पीने के लिए उठती है कि तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर बंधी गाय पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक कसाई चुड़ैल उसकी गाय के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। यह देख रानी बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका पति राज उठ जाता है। रानी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम नींद में चिल्ला क्यों रही हो? रानी एक झटके में उठती है और तुरंत बाहर जाकर अपनी गाय को देखती है
अपनी सही सलामत गाय को देखकर रानी बोलती है, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि एक कसाई चुड़ैल हमारी गाय को काट रही है। पर रानी, हमारी गाय को कुछ नहीं हुआ। आप तो जानते हैं ना कि मेरा सपना सच होता है। अगर मुझे इस तरह का सपना आया तो जरूर हम पर कोई संकट आने वाला है। हमें अपने सारे जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। हाँ रानी, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कल ही अपने बड़े भाई महेश से बात करूंगा। जब तक कि मुसीबत टल नहीं जाती और तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, तब तक हम अपने सारे जानवरों को महेश भाई साहब के पास रख देंगे। इतना बोलकर राज और रानी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही राज अपने भाई महेश के पास जाता है और उससे बात करता है और महेश राज से बोलता है, हाँ राज, क्यों नहीं, मेरा तो पूरा का पूरा तबेला ही खाली है। क्या आपका पूरा तबेला खाली है? वो क्यों भाई साहब? आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा जानवर थे। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने सारे जानवरों को महंगे दामों पर बेच दिया। महेश से बात करके राज अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी और सारे जानवरों के साथ महेश के घर आ जाता है और अपने सारे जानवरों को महेश के घर में बांध देता है। अब इसी तरह से रात हो जाती है। रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलती हैं और जानवरों की रोने की आवाज आने लगती है। जानवरों की रोने की आवाज सुनकर राज की आंखें खुल जाती हैं और वो तबेले के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक भयंकर चुड़ैल उसके जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से काट रही होती है। ये देख राज चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे जानवरों को इतनी बेरहमी से काट रही हो? मैं एक कसाई हूँ और जानवरों को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बेचना मेरा काम है। पर ये सभी जानवर मेरे हैं और तुम मेरे जानवरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इन जानवरों को मारने से कोई नहीं रोक सकता। न पहले मुझे कोई रोक पाया था, न अब मुझे कोई रोक सकता है। इस तरह से चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और एक छुरा लेकर राज की ओर फेंक देती है, जिससे राज के हाथों में चोट लग जाती है। राज के चिल्लाने की आवाज सुनकर रानी और महेश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों उठकर तबेले के अंदर आते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि वही चुड़ैल जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से एक एक करके मार रही होती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती है। यह देख रानी चुड़ैल से बोलती है, ये क्या कर रही हो? इन जानवरों से मेरा घर चलता है। आखिर तुम वहाँ कर क्या रही हो? क्योंकि तुम इस महेश की रिश्तेदार हो। क्यों महेश, तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? गलती करी मैंने, राज और रानी से तुम्हारे बारे में सच छिपाकर। अगर मैंने इन दोनों को तुम्हारा सच बता दिया होता तो आज ये दोनों अपने जानवरों को इस तरह से नहीं खोते। राज, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है ये चुड़ैल। आज से कुछ साल पहले जब तुम दोनों अपने जानवरों को लेकर मुझसे अलग हुए थे और दूसरे गांव में जाकर बस गए थे, तब मैंने एक लड़की से शादी करी थी जिसका नाम उमा था। उमा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा। मैंने एक बाप की तरह अपने छोटे भाई को पाला, उसकी शादी करवाई, परंतु शादी होने के बाद गांव वालों ने मेरे भाई को भड़का दिया और वो बंटवारा करके अपने जानवर और बीवी के साथ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। अब मैं यहाँ अकेला हूँ अपने इन जानवरों के साथ, पर जब से मुझे तुम मिली हो तब से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। इसलिए इस घर की और इस तबेले की मालकिन अब से तुम हो। यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसा पति मिला। मैं अपने बच्चों की तरह इन जानवरों की देखभाल करूंगी। अब उमा और महेश एक साथ रहने लगते हैं, परंतु उमा दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे जानवरों को मारना और उन्हें टॉर्चर करना बहुत पसंद था। इसीलिए रात को जब महेश सो जाता था तब उमा उठती और तबेले में जाकर किसी एक जानवर को पकड़ लेती और उन्हें कभी करंट लगाती तो कभी इंजेक्शन देती। जब जानवर दर्द से तड़पने लगते तो जानवरों को देख उमा को बहुत खुशी मिलती थी और सुबह होने से पहले उमा किसी एक जानवर को मार डालती और उसके छोटे छोटे पीस करके अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर बेच देती। अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता और देखते ही देखते महेश के जानवर कम होने लगते। इसके बाद एक दिन महेश उमा से बोलता है, उमा, हमारे जानवर कम हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई हमारे जानवरों की चोरी कर रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से जानवर गायब हो रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अपनी बीवी पर? उमा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई हमारे जानवरों की चोरी कर रहा है। मुझे अपने जानवरों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा घर इन जानवरों की बदौलत ही चलता है। अगर हमारे तबेले में गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली नहीं रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा?
अब महेश उमा के खिलाफ जाकर रात को कुछ चौकीदार तबेले के बाहर खड़ा कर देता है, परंतु उमा महेश की तरह उन चौकीदारों के खाने में भी नशे की दवा मिला देती है और वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं। परंतु एक दिन महेश उमा के हाथ का खाना नहीं खाता और रात को उमा पर नजर रखता है और वो देखता है कि उमा बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को मार रही है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। जब ये सब महेश अपनी आंखों से देखता है तो वो गुस्से में उमा से बोलता है, उमा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं एक कसाई हूँ और मैं जानवरों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग शहरों और विदेशों में भेजती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 आदमी से शादी की जिनके पास बहुत सारे जानवर थे। अब उनके पास एक भी जानवर नहीं है। बहुत जल्द मैं तुम्हारे बचे हुए कुछ जानवरों को भी खत्म कर दूंगी। तुम इंसान नहीं, सच में कसाई हो, साथ ही साथ एक पागल भी। तुम्हारी जगह मेरे घर में नहीं, जेल में है। इतना बोलकर महेश उमा के पास जाता है और उसके हाथों से चाकू छीनने लगता है। इसी बीच गलती से वो चाकू उमा को लग जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उस दिन जाने ही अनजाने में सही पर मुझसे उमा का कत्ल हो गया और मैंने इस बात को छिपाने के लिए उमा की लाश को ठिकाने लगा दिया और सभी गांव वालों से कह दिया कि उमा किसी के साथ भाग गई। परंतु भाई, जब तू मेरे पास वापस आया तो मैं तुझे ये सच्चाई नहीं बता सका, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे मेरा भाई और उसकी बीवी और मेरे जानवर मिले थे। मुझे मेरा परिवार मिला था और मैं नहीं चाहता था कि तुम सब मुझसे फिर से दूर हो जाओ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं अपनी मौत का बदला तुम्हारे जानवरों को मार कर लूंगी। अगर तेरे पास शक्तियाँ हैं तो माता रानी ने कुछ शक्तियाँ मुझे भी दी हैं। मुझे होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और मुझे तेरे बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए मैं तेरी मौत बनकर आई हूँ। इतना बोलकर रानी गौमूत्र चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। साथ ही पास में पड़ा मिट्टी तेल भी चुड़ैल के ऊपर डाल देती है और माचिस से उसके शरीर में आग लगा देती है। चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके बाद रानी, महेश और राज अपने जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।